हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यार, देख मेरी अवंतिका को संभाल कर लाना। मैं गया लेने, उसे तो उसके भाई बहुत मारेंगे और फिर मैं पकड़ा गया तो। अविनाश ने बेचैनी से कहा था। वो लोग दुल्हन को भगाने जा रहे थे, जिसमें आरव शर्मा सारा काम कर रहा था, क्योंकि अविनाश उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो लड़की अविनाश की प्रेमिका थी। आरव शर्मा अवंतिका का बॉस था और वो ये काम आसानी से कर सका था। तू चिंता मत कर, आज वो लड़की हमारे साथ ही आएगी। हम उसे किसी और का नहीं होने देंगे। बस तुम गाड़ी स्टार्ट रखना ताकि हमें यहाँ से जाने में आसानी हो। अब मैं जाता हूँ, आसपास नजर रखना, कहीं कोई आ न जाए। अवंतिका ने उसे पहले ही सब बता दिया था, ये भी कि उसके भाई जानते हैं कि वो किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसका घर से बाहर निकलना भी मना था। उसने अपनी एक दोस्त के मोबाइल से कॉल करके अविनाश को सब कुछ बता दिया था और कहा था वो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन अविनाश के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। इसलिए वो लोग उसे अपने साथ भगाने आए थे। आरव ने गाड़ी से उतरकर अपने कदम उस घर की ओर बढ़ाए जहां उसके दोस्त की खुशियां थी। दरवाजे से अंदर आकर उसने चारों तरफ देखा। सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, कुछ ग्रुप बनाकर बैठे थे तो कोई फोटो खींच रहा था। आरव ने सबको देखने के बाद अवंतिका के बताए हुए रास्ते की ओर मुड़ा और एक जगह जाकर खड़ा हो गया, जहां से अवंतिका के कमरे की खिड़की नजर आ रही थी। उसने चारों तरफ देखने के बाद खिड़की खटखटाई और एक तरफ खड़ा हो गया। खिड़की खुलने के बाद उसे अवंतिका का चेहरा दिखा, जो आरव शर्मा को यहाँ देखकर हैरान और परेशान हो गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? पीछे हटो, मुझे अंदर आने दो। उसने अवंतिका को साइड किया और खुद अंदर कूद गया। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अविनाश बाहर हमारा इंतजार कर रहा है, उसने तेजी से अवंतिका से कहा। उसे वहां से ले जाने की जल्दी थी, लेकिन किसी ने देख लिया तो। अवंतिका ने पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कोई नहीं देखेगा, तुम बस खुद को ठीक करो, फिर चलते हैं, उसने कहा और अवंतिका का इंतजार करने लगा। फिर उसके तैयार होते ही वो दोनों बाहर की ओर भागे, लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी कि भागते हुए अवंतिका के पिता ने देख लिया और अपने बेटे को बताया, जिन्होंने दौड़कर उन्हें रोक लिया। अविनाश, जो गाड़ी में बैठा ये सब देख रहा था, उसके पकड़े जाने पर घबरा गया और गाड़ी भगा ले गया। आरव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ और अवंतिका अब जानती थी कि उसके भाई जरूर उसकी हत्या कर देंगे। शादी में आए सभी मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। किसी की जुबान पर अफसोस था तो किसी की जुबान पर अवंतिका के लिए गालियां थी। किसी ने जाकर लड़के वालों को भी बता दिया, अवंतिका घर से भागते हुए पकड़ी गई है। उन्होंने किसी की एक न सुनी और बारात वापस ले गए। सभी मेहमान भी धीरे धीरे निकलने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आकर मेरी बहन को भगाने की कोशिश करने की? बड़े भाई ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन अवंतिका के पिता ने उसे रोक दिया, ये कहकर अब यही लड़का अवंतिका से शादी करेगा। ये सुनते ही आरव ने सबको रोकने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो लड़का नहीं है जिससे अवंतिका प्यार करती है। वो तो बस दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं हूँ जिससे अवंतिका प्यार करती है। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था।
अगर आपको अपनी बहन की शादी करवानी ही है तो उससे करवाएं। उसने समझाने की कोशिश की। अवंतिका भी कह रही थी उसे आरव से शादी करनी है। चुप रहो, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमने खुद तुम दोनों को पकड़ा है, उसके भाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी फैमिली बहुत सख्त थी। अविनाश और अवंतिका के बारे में पता चलते ही किसी से शादी तय कर दी थी। देखिए, मैं कॉल करता हूँ, वो अभी आ जाएगा। फिर आरव ने अपना मोबाइल निकालकर अविनाश को कॉल की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसके न आने पर भी अवंतिका और उसका विवाह हो गया। आरव उस पल को कोस रहा था जब उसने अविनाश की बात मानकर इस काम के लिए हामी भरी थी और खुद फंस गया था। विवाह के बाद अवंतिका को उसके साथ ही भेज दिया गया, ये कहकर कि उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अवंतिका ने उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और घर से निकाल दिया। वो वहां से गुस्से में निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। वो गुस्से में बिना पीछे मुड़े तेज तेज कदमों से चलते हुए जा रहा था, बिना पीछे देखे। जहां एक वजूद उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में हाँफ रहा था, वो आरव को जाने नहीं दे सकती थी, वरना उसका क्या होता। तभी आरव के पास आकर एक टैक्सी रुकी। वो उसमें बैठ गया। अवंतिका ने उसे टैक्सी में बैठते देखा तो रुक कर आंखों में डर के साथ उसे देखने लगी। उसे लगा अब वो उसे छोड़ जाएगा। खड़ी खड़ी मर गई हो क्या, अब आ भी जाओ। लेकिन तभी उसे आरव की आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रहा था। तो वो जल्दी से टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। आरव के उतरते ही अवंतिका उसके पीछे निकली और घर में दाखिल हुई, जहां सामने ही अविनाश चक्कर लगाता दिखाई दिया। आरव ने अविनाश को देखते ही एक मुक्का उसके मुंह पर मारा। फिर उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, मैं वहां तेरे लिए गया था, तूने क्या कर दिया? मुझे वहीं छोड़ आया बिना कुछ सोचे समझे। उसका गुस्सा और सदमा इतना था कि वो चिल्ला रहा था। उसकी जिंदगी में अचानक विवाह हो गया था और उस लड़की से जिसे वो पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे पसंद करता था। उठा का शिकार हो गया था और मन कर रहा था अविनाश को गाड़ी के नीचे कुचल दे। अगर वो समय पर पहुंच जाता तो शायद अभी मामला कुछ और होता। अविनाश, देख, मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं डर गया था और जो हो गया उसे भूल जा। देख, आ गई ना अवंतिका, हमें और क्या चाहिए? मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। तू अवंतिका को ले आया, लेकिन तू पकड़ा गया था। फिर उन लोगों ने अवंतिका को तेरे साथ आने कैसे दिया? वो विवाह के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए सवाल कर बैठा। अविनाश ने अवंतिका और आरव को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। अवंतिका ने खुद को मुश्किल से संभाला। वो कैसे अविनाश के सामने किसी और से रिश्ता मान सकती थी? भाभी बनकर आई है, तेरी वेलकम नहीं करेगा? तू क्या, तेरे यार की आज शादी हुई है? आरव ने तंज कसते हुए कहा। क्या बकवास कर रहा है? अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है, अविनाश ने आरव का कॉलर पकड़कर कहा। आरव ने अविनाश को देखा। उसकी आंखें जो पहले ही लाल थी, खून उतरने लगी। ये सच है और तू वहां से कायरो की तरह भाग आया था ना? सब इसी वजह से हुआ। लानत है तुझ पर, जो प्यार सिर्फ नाम का कर सकता है। कायर इंसान, कितनी बार कॉल की मैंने तुझे, लेकिन तूने नहीं उठाई। मैं वहां सबसे कहता रहा कि मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसे अवंतिका पसंद करती है। तुझे बुलाने के लिए कितनी बार कॉल की, लेकिन तूने नहीं उठाई।
उसने गुस्से से अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, बाहर बादल गरजे और अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन अंदर का तूफान बाहर के किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा था। अवंतिका ने सिसकी भरी और अविनाश को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अविनाश ने अवंतिका को अविश्वास से देखा और उससे पूछा, अवंतिका, आरव मजाक कर रहा है ना? लेकिन उसकी शिद्दत से रोने पर वो कुछ कहने के काबिल ना रहा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं आरव, तू अवंतिका को तलाक दे दे। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि किसी के गिरने की आवाज पर दोनों ने देखा तो अवंतिका बेहोश हो चुकी थी। अविनाश दौड़ते हुए अवंतिका के पास गया और उसे उठाकर सोफे पर लिटाया। अवंतिका, आंखें खोलो। अविनाश ने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वो होश में नहीं आई। आरव ने अपने मुंह पर हाथ फेरकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सिर दर्द से फट रहा था। वो भी वहीं बैठ गया। आरव, तू अभी अवंतिका को अपने साथ रख ले, लेकिन कभी छूना नहीं। देख आरव, तू जानता है कि आज तेरा इससे विवाह हुआ है। तू अगर इसे आज ही तलाक दे देगा तो सोच, अवंतिका का चरित्र संदेहास्पद हो जाएगा। वहां शादी में इसकी सहेलियां थी, सहकर्मी थे। अगर किसी से सामना हो गया और उन्हें पता चला कि तूने इसे तलाक दे दी तो? और तू जानता है मेरे पास अभी कोई ठीक नौकरी नहीं है। पापा ने साफ कहा है, पहले सीखो फिर बिजनेस संभालने देंगे। और अगर अब उन्हें पता चल गया कि कैसे तेरी अवंतिका के साथ शादी हुई और फिर तलाक और मैंने शादी की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे बस कुछ वक्त दे दे, लेकिन तब तक अवंतिका को अपने विवाह में रख ले। सिर्फ विवाह में, तू समझ रहा है ना मेरी बात? उसने बेचैनी से कहा। वो अवंतिका के मामले में अब कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। उसे डर था कहीं विवाह के बाद उसके दिल में जगह न बना ले और अविनाश को वो दोनों बीच से हटाकर जिंदगी शुरू न कर ले। 1 मिनट में वो इतना सब सोच चुका था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे, लेकिन उसके गर्म दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं इसके होश में आते ही इसे तलाक दूंगा। तू इसे ले जा। तू जानता है ना, ये मेरे ऑफिस में नौकरी करती है, मेरी सेक्रेटरी है। वहाँ ऑफिस के कितने लोग थे, कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे तू अंदाजा लगा सकता है। उसने अपने कर्मचारियों की आंखों में शक, हैरानी और अविश्वास देखे थे, जिसकी वजह से उसका सिर शर्म से झुक रहा था और वो खुद को साफ करना चाहता था। इसलिए वो अवंतिका को अभी ही जिंदगी से निकालकर अविनाश के हवाले करना चाहता था। लेकिन अविनाश के अपने मसले थे जो भगाने से पहले उसने सोचे नहीं थे। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है, अविनाश ने कहा, लेकिन क्या तू चाहता है कि लोग अवंतिका का चरित्र हनन करें? अविनाश ने घबराकर कहा, एक दिन में विवाह, फिर तलाक और फिर विवाह, सब कुछ मजाक था जिसमें वो तीनों पीछे जा रहे थे। इसलिए वो सुविधा से ये सब चाहता था। जब आरव के साथ रहकर कुछ दिन बाद उसकी तलाक हो, इस दौरान वो घर में बता दे और अवंतिका पर कोई इल्जाम ना आए कि पहले ही दिन विवाह करने के लिए भागी और तलाक हो गई। इसलिए वो उसके लिए चिंतित था। लोग कहेंगे तो अब भी अपने बॉस के साथ है। आरव किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से अविनाश का गुस्सा बढ़ रहा था। लेकिन अगर तूने इसे तलाक दे दी तो फिर भी लोग इसी पर जिंदगी भर ताने मारेंगे। प्लीज यार, मान जा, बस कुछ महीनों के लिए। आरव ने थककर सिर पीछे सोफे पर टिका लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने, इससे ज्यादा नहीं।
जो करना है जल्दी कर। उसने एक नजर सोफे पर पड़ी, अवंतिका पर डाली और अविनाश से कहते हुए फिर उसकी ओर सिर मोड़ लिया। उसका सिर अभी तक बेबसी से सोफे पर टिका हुआ था। थैंक यू यार, अविनाश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तो वो सिर हिलाते हुए उसकी ओर ध्यान दिया। और तू अवंतिका की चिंता मत कर, मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं और मैंने ये विवाह घर वालों की जिद पर किया है। मुझे क्या पता था बलि का बकरा बन जाऊंगा। आरव ने सिर झटक कर कहा। तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। ठीक है, चल मैं अवंतिका को अंदर डाल देता हूँ। दूसरे कमरे में अविनाश अभी बोल रहा था जब आरव ने जबड़े भींचकर उसे देखा और उसका हाथ थाम लिया। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। कोई जरूरत नहीं, ये सच है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू इसे अकेले में मिले और फोन पर बात करे और इसे हाथ लगाए, क्योंकि वो मेरे विवाह में है। और जहां तक मैं मिस अवंतिका को जानता हूँ, वो कभी भी तेरे करीब नहीं आई। तू अभी उसके लिए पराया है। आरव ने लफ्जों को चबाकर कहा था। वो अवंतिका को पिछले 2 साल से जानता था। वो पवित्र और चरित्रवान लड़की थी। बस हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। ठीक है, मैं जाता हूँ, तू अपना ख्याल रखना और अब मैं तभी आऊंगा जब अवंतिका के लायक बन गया। ये कहकर अविनाश चला गया। आरव ने उठकर अवंतिका को अपने कमरे के साथ वाले कमरे में डाला और खुद अपने कमरे में गया। अलमारी से कपड़े लेकर ठंडे पानी से नहाया ताकि दिमाग शांत हो सके। उसने क्या सोचा था, नेकी उसके गले पड़ गई। शुक्र है मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं, वरना पता नहीं कितना हंगामा होता। वैसे भी वो अवंतिका को अपने अपार्टमेंट में लेकर आया था, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत थी, तो वो ज्यादा वक्त अपने अपार्टमेंट में ही गुजारता था। उसने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया, फिर बालकनी में आ गया। उसकी सगाई हो चुकी थी और वो लड़की दुबई में रहती थी। मामा की बहुत खास थी। अगर मम्मी को इस मामले की जरा सी भी भनक लग जाती तो उसका बुरा हाल कर देती कि इस बच्ची को बिठाकर रखा हुआ है और यहाँ विवाह कर रहे हो। कुछ नहीं तो सेक्रेटरी पर लाइन मार ली। उसका चरित्र उसके अपने लोग भी खराब कर सकते थे। उसका सोचते सोचते बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर ये रिश्ता गले पड़ रहा या तो महीने के दौरान किसी को पता चल गया तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। उसका चरित्र उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आरव ने आधी बची सिगरेट जूतों के पास फेंकी और उसे बुझा दी और कमरे में आकर बेड पर लेट गया। सोचते सोचते उसकी आंख लग चुकी थी। अवंतिका बेहोश पड़ी हुई थी। अब उसे सुबह ही उठना था, इसलिए वो दुल्हन के लिबास में उसके अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में पड़ी हुई थी। सुबह आरव की आंख खुली तो खुद को अजनबी जगह पर पाया, लेकिन फिर जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसे कल जो हुआ सब याद आने लगा। मैं तो बाहर थी, यहाँ कैसे आई? बेड से उठकर वो दरवाजे तक गई, फिर बाहर निकल आई। किचन से बर्तन की आवाजें आ रही थी, तो वो किचन की ओर चली गई। आरव शायद अपने लिए नाश्ता बना रहा था। उसने एक नजर अवंतिका को देखा, फिर अपने काम में मशगूल हो गया। अवंतिका को समझ नहीं आया कि क्या करें और अविनाश कहाँ था। अब आगे क्या करना था? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। मैंने खाना बना दिया है, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मुझे कुछ बात भी करनी है। अवंतिका बस सिर हिलाकर मुंह धोने चली गई, क्योंकि कपड़े तो और उसके पास थे ही नहीं। अवंतिका नाश्ता कम खा रही थी
और उसे घूर ज्यादा रही थी। जब आरव ने उसे पुकारा, देखो अवंतिका, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं तो बस तुम दोनों को मिलाना चाहता था, लेकिन मेरी नेकी मुझ पर भारी पड़ गई। तुम तो यहाँ रह सकती हो जब तक अविनाश आकर तुम्हें ले नहीं जाता। मैं तभी तुम्हें तलाक दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं, और तलाक देकर मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। तो जब तक यहाँ हो, कोशिश करना मेरे किसी काम में दखल ना दो, और चाहो तो ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें देखकर मुझ पर बातें करें। इस घर में तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। वो ये कहकर वहां से चला गया, और अवंतिका वो सिर उठाने के काबिल भी न रही। काश वो कभी अविनाश से प्यार ही न करती, लेकिन उसके घर वाले भी तो उसकी शादी उससे दोगुनी उम्र के आदमी से कर रहे थे। काश वो मर जाती तो इतनी जिल्लत तो ना होती उसे। लेकिन शायद अब वो बस लोगों के लिए एक बदचलन लड़की थी। लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, वो ये सोचकर परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद जब आरो ऑफिस के लिए निकला तो उसे देखा, वो नाश्ता समेत अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, सिर झुकाकर रोने में मशगूल थी। अब रोने से क्या फायदा, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। जब कर लेती, यकीन दिला देती कि मैं नहीं, अविनाश ही वो लड़का है। अब रो रो कर खुद को क्या बदल सकती हो। उसने जाते हुए तंज कसा तो वो नम आंखों से सिर उठाकर उसे देखने लगी। गीले बाल उसके लहंगे में पानी सोख रहे थे। उसने अफसोस से सिर झटका। उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। घर वालों ने भी मुंह उठाकर भेज दिया था, ये नहीं कि उसे कुछ देकर भेजते। आरव वहां से निकल गया और पहले अपने एक जानने वाले को लेडीज कपड़ों की नई कलेक्शन घर भेजने को कहा। वो सिर हिलाकर उसका हुक्म मानते चला गया। वो स्टोर से बहुत सारे कपड़े लेकर पहुंचा था। जब अवंतिका ने हैरानी से इतने अच्छे कपड़े देखे, वो दो चार कपड़े लेकर उसकी शक्ल देखने लगी। सर ने पेमेंट कर दी मैम, और कहा है 10-15 के करीब सूट लेने हैं, ताकि बाद में परेशानी ना हो। उसने आरव का हुक्म उसे भी पहुंचा दिया, जिस पर अवंतिका ने गुस्से से उसे और फिर कपड़ों को देखा। एक एक करके बिना सोचे समझे सारे कपड़े निकालने लगी। 15 की जगह उसने 20 सूट निकाल लिए थे। वो मुस्कुराकर उसे बधाई देकर चला गया था। अवंतिका ने सीधा बाथरूम का रुख किया कि उसे जल्दी से इस भारी लहंगे से छुटकारा चाहिए था। भारी लिबास में वो सोई थी। उसका मेहंदी हाथों और पैरों पर फैल गया था। वो कपड़े बहुत मुलायम थे, जिन्हें पहनकर अवंतिका को बहुत अच्छा लगने लगा। उसका फोन घर पर था। उसने सोचा, अविनाश से बात कर लें, वो क्या कहता है। आरव तो कुछ महीने का कहकर गया है। उसने टेलीफोन देखा तो अविनाश का नंबर याद था। उसे डायल किया। उसके मोबाइल पर कॉल लगाई तो वो आरव के सामने बैठा था। हेलो, उसने कॉल उठाई। आरव लैपटॉप की ओर ध्यान दिया। हाँ अवंतिका, उसकी बात सुनकर आरव के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने जबड़े भी भींच लिए। हाँ, मैंने कहा था आरव से कुछ महीने रुक जाए, और मैंने उससे कुछ वादे भी लिए हैं। तुम चिंता मत करो, उसने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, और फोन रख दिया। आरव थोड़ी घींचते हुए उसे देखने लगा। वो सामने बैठा हंस दिया। यार, समझा कर, प्यार है मेरा, और मैं जानता हूँ बीबी है तेरी, लेकिन हम उसका चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, ना ही उसे बीच चौराहे पर लटका रहे हैं। हम तीनों के बीच है जो कुछ भी है, उसने हाथ खड़े करते हुए कहा। तो वो उसे देखने लगा। मेरा क्या, अवंतिका को पता चला
सर घर पर उठा लेगी। अविनाश, तू उसे जानता है, उसने कहा तो वो सिर हिलाने लगा। हम उससे पहले इस मसले से निकल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं मरते दम तक भी तेरी जिंदगी आसान करके जाऊंगा। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल ही देख, घर वालों ने रात देर से आने पर कितनी बेइज्जती की थी, और अवंतिका को साथ ले जाता तो ना जाने क्या करते। मैंने भागने का प्लान बनाया था और तेरे अपार्टमेंट में लाने वाला था। वहाँ कौन था, तुझे दूसरा देख दे, लेकिन अब सब बिगड़ गया है। रात को घर न पहुँचने पर वो तुझ तक पहुँच जाएंगे। बस ख्याल रखना, अवंतिका के साथ संबंध मत बनाना, क्योंकि मैंने सुना है विवाह में बहुत ताकत होती है। वो दो दिलों को जोड़ देती है, और मैं उस ताकत से डर रहा हूँ। भले मेरे मरने के बाद जिसके साथ रहना तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे जीते जी प्लीज मेरी मोहब्बत को देखना भी मत। उसने दिल की गहराई से लंबी तकरीर की थी। आरव, जो उसे देख रहा था, मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं करता मैं, मुझे वो अपनी इज्जत की तरह प्यारी है। और जब सब तय हो गया है कि वो मुझसे तलाक लेकर तेरे पास आएगी, तो मैं पागल नहीं जो उसके साथ संबंध बनाऊं। और मुझे भी अपने घर वालों की चिंता है, समझे? उसने मुंह बनाकर कहा। तो वो हंस पड़ा। बिल्कुल मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इसी वजह से तो मुझे अपनी सबसे खास चीज दी है। उसने आरव का हाथ थामकर कहा तो वो सिर हिलाने लगा। वो दोनों 10-12 साल पुराने दोस्त थे, और अविनाश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि आरव पैतृक अमीर था। अवंतिका मध्यम वर्ग की शक्तियों में पली बड़ी थी। तीनों की दुनिया अलग थी, लेकिन तीनों का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अविनाश कुछ देर बैठकर चला गया, तो उसने अवंतिका को लैंडलाइन पर कॉल की। रिंग पर उसने कॉल उठा ली। अविनाश से बात करके सुकून मिल गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सीरियसली? तुम मुझे 2 साल से जानती हो, अवंतिका, और मैं झूठ नहीं बोलता। उसने गुस्से को दबाते हुए भी सख्ती से सवाल किया था। अवंतिका घबरा गई। सर, वो मैं, आप जानते हैं, मैं यहाँ अविनाश की वजह से हूँ। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा। तुम अविनाश की वजह से नहीं, तुम उस विवाह की वजह से हो जो हमारे बीच हुआ है, समझी? उसने गुस्से से कहकर कॉल काट दी, और अवंतिका हक्की बक्की होकर फोन देखती रह गई। उसके पास कोई काम नहीं था, सफाई के लिए भी कुछ नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा था। किचन में आई, दोपहर का खाना बनाया, वो खाकर समझ नहीं पाया क्या करे, तो टीवी ऑन करके लिविंग रूम में बैठ गई। चैनल बदलते बदलते उंगलियां दुख गईं। उसे कोई अच्छा चैनल नहीं मिला जिसे वो कुछ देर देखकर दिल बहला सकती। इसी उधेड़-बुन में दोपहर से शाम हो गई। उसने सोचा आरव के लिए भी कुछ बना ले। वो जितना जानती थी, वो घर आकर खाना बनाता था और फिर खाता था। उसने सोचा अपने लिए बनाएगी तो उसके लिए भी बनाकर एहसान कर दे। उसने फ्रिज में चिकन देखी और चिकन पुलाव बना लिया, साथ रायता सलाद भी बना लिया। उसके आने से पहले ही वो खा पीकर कमरे में बंद हो गई। वो जब हाथ में कोट थामे अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो वहां खामोशी थी। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, वहां अवंतिका नहीं थी। उसने कंधे उचकाए और फिर मोबाइल की रिंग पर मोबाइल निकालकर सोफे पर बैठ पांव हिलाने लगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन में दोपहर की ड्रेस खरीदारी नोटिफिकेशन भी चमक रहा था। वो हंस पड़ा। उसने जरूर गुस्से में 20 ड्रेस ले ली होगी। वो उसे इतना तो जानता था। वो जूते उतारकर
कमरे में आया, नहाया और फिर ढीले कपड़े में बाहर आया और किचन की ओर बढ़ा। वो सोच रहा था आज क्या बनाए, तो उसके सामने डिश में खाना रखा था। उसने हैरानी से डिश का ढक्कन उठाया। मजेदार खुशबू ने उसके दिल को ललचा दिया। उसने ओवन में पुलाव गर्म किया और लेकर बाहर आ गया और जी भरकर पुलाव खाया। उसने खाते हुए दिल से अवंतिका की तारीफ भी की। इतने में दरवाजा बजा और अविनाश घर में दाखिल हुआ। वाह भाई पुलाव, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ, अवंतिका ने बनाया है। शायद पता नहीं, जब आया तो किचन में डिश बनी रखी थी। उसने बताया तो अविनाश भी बैठ गया। फिर दोनों ने पेट भर खाया और आरव ने उसे कॉफी बनाकर दी। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए आरव ने कमरे की ओर देखा। वो उसमें नहीं, इस कमरे में है। उसने बताया तो वो सिर हिलाने लगा। उसके कमरे की ओर देख रहा था। उसकी दिली हालात वो समझ सकता था, लेकिन आरव को ये सब बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसके विवाह में थी। वो कुछ देर बात करके चला गया था। अवंतिका को पता था कि वो आया है, लेकिन वो सीमाएं जानती थी। वो तभी पार करेगी जब उसकी पत्नी बन जाएगी और उस दिन का वो इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद से उनके बीच यही चलने लगा था। आरव के लिए रात का खाना तैयार मिलता। उसकी आदत वो आसानी से बिगाड़ रही थी। बस नाश्ते पर दोनों में नमस्ते होती और वो पूछता कोई सामान चाहिए तो मैसेज कर दे या लिस्ट दे दे, तो वो अक्सर किचन का सामान की लिस्ट भेज देती। एक बार उसने सोचा कि वो लड़की है, जरूरत की हजार चीजें होती हैं, वो बताएगी भी नहीं। इसलिए वो उसे शॉपिंग मॉल ले गया और उसे चीजें खरीदने को कहा। खुद वेटिंग एरिया में चला आया और फोन इस्तेमाल करने लगा। अवंतिका को सच में काफी सामान की जरूरत थी। बिल के वक्त अवंतिका ने कोशिश की तो आरव ने उसके हाथ पीछे कर दिए और खुद पेमेंट की। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अविनाश और आरव में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आरव उस रात बहुत जल्दी आ गया था और लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। उसने मोबाइल उठाया और कान में लगाया। अवंतिका किचन की ओर जा रही थी। उसकी बात सुनकर रुक गई। क्या? अविनाश कहाँ है? वो कौन से अस्पताल में? उसने तेजी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा था और अवंतिका उसके सामने आ गई। मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या हुआ अविनाश को? उसने बेचैनी से आंसू रोकते हुए कहा। चलो, उसे पता था पीछे भी रोएगी, इसलिए साथ ले जाता हूँ। वो उसे साथ ले गया। गाड़ी में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। आरव भी परेशान था। उसके होठ भींचे हुए थे। इन दिनों लगातार बारिश हो रही थी और सर्दी बढ़ रही थी। उसकी नाक रोने और सर्दी की वजह से लाल हो गई थी। अस्पताल पहुंचे तो उन्हें खबर मिल चुकी थी, अविनाश चला गया। अविनाश नहीं रहा। ये शोर और आवाजें अवंतिका समेत आरव को झकझोर गई थी। वो दोनों ही टूट गए थे। उन दोनों के लिए अविनाश बहुत महत्वपूर्ण था। आरव की पत्नी के तौर पर अवंतिका उसके साथ रही थी और अंतिम संस्कार पर उसने चीखने चिल्लाने की बजाय आंसू पीने को तरजीह दी थी। ज्यादा रोने पर लोग पूछते कि उसके साथ क्या मसला है, इसलिए वो रोने पर रोक लगाए हुए थी। आरव ने उसे कांपते और थरथराते देखा तो उसके करीब आकर कंधों पर हाथ रख दिया। वो उसे गले लगाकर रोना चाहती थी, लेकिन वहां बहुत लोग थे। आरव उसकी हालत देखकर उसे वहां से ले गया और घर आते ही वो हर रोक टोक से आजाद आरव शर्मा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी।
उसने भी अपने सहारे खड़े किए, उसे कंधों से थामा हुआ था। जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। अवंतिका, उसने बेबसी से कहा। उसके आंसू अवंतिका के बालों में समा गए थे। उसका दिल दुख रहा था। वो ऑफिस से लौटते वक्त उसी रास्ते पर था जब ट्रक ने उसे बुरी तरह कुचल दिया और वो मौके पर ही मर गया। आरव ने उसका चेहरा देखा और अवंतिका को नहीं देखने दिया। वो देख लेती तो उसका दिल मर जाता। उस दिन के बाद से वो अवंतिका ने आरव के लिए रात खाना बनाना छोड़ दिया और उसके साथ सुबह का नाश्ता करना भी बंद कर दिया। आरव होठ भींचकर उसका मातम देख रहा था। गुस्सा आता तो वो होठ भींच लेता, वरना उसकी अकल ठिकाने लगा देता। उसके विवाह में होते हुए किसी गैर मर्द का शोक वो कैसे मना सकती थी। इसलिए उसने गुस्से की वजह से अवंतिका से बात करना छोड़ दी थी। उसे आरव ने मोबाइल बहुत पहले दिलवा दिया था। उसकी बहन की कॉल आई थी कि वो मिलने आना चाहती है। उसकी बहन शादीशुदा थी, घर वालों से छुपकर उससे मिलने का प्लान बना चुकी थी। वो उससे मिलने शाम में आने वाली थी। अवंतिका ने अपना बिखरा हुलिया देखा और संवारने का सोचा। वो सब कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े लेकर बाथरूम में बंद हो गई और अच्छे से तैयार हुई कि घर वालों के किसी सदस्य को अच्छा इम्प्रेशन दे सके कि वो विवाह के बाद बहुत खुश है, वरना उस पर और लानतें होंगी। उसने हल्का मेकअप किया और शीशे में खुद को देखकर संतुष्ट हो गई। अविनाश को गए 1.5 महीना हो चुका था। वो तब से शोक में डूबी हुई थी और आरव को आग में झुलसा रही थी। वो गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन उसे कुछ भी न कहता। जिस दिन उसे गुस्सा आया उस दिन अवंतिका की खैर नहीं थी। वो शाम में आई तो अवंतिका अच्छे से मिली, मुस्कुराकर, और आरव की तारीफ भी की कि वो उसे खुश रखता है और जितना अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोल सकती थी बोला था। अवंतिका से मिलकर वो चली गई। उसके 10 मिनट बाद आरव आया। वो कपड़े बदलने जा रही थी कि वो लिविंग रूम में आता दिखाई दिया। अवंतिका ने उसे देखा और नमस्ते किया। उसे इतना सजा धजा देखकर आरव के माथे पर बल पड़ गए। इतना सजना संवरना किस लिए? जानती नहीं हमारे रिश्ते की हकीकत। आरव शर्मा चिल्लाया तो अवंतिका डर गई। अवंतिका को बुरी तरह रोता देखकर आरव शर्मा की आंखें जलन से लाल होने लगी। चाहे कुछ भी हो, वो उसकी पत्नी और उसकी इज्जत थी। रोना बंद करो, मत भूलो कि पत्नी हो तुम मेरी। उसे बाजू से पकड़कर वो चिल्लाया तो अवंतिका की आंखें डर से फैल गईं। इतने वक्त का गुस्सा उस पर अब निकाल रहा था। अवंतिका की आंखें हैरानी और सदमे में फैल गई थी। मैंने इस बात से कब इनकार किया कि आपकी पत्नी हूँ? उसने कांपते हुए कहने से बाज नहीं आई। अच्छा, उसने तंज कसते हुए हंसकर पूछा। अब तक उसका वजूद आरव शर्मा के हाथों में था। अच्छा, सुहाग रात मनाने का इरादा है जो इतनी तैयार होकर मेरे सामने आई हो क्या? अविनाश की मोहब्बत का मातम खत्म हो गया। इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हारी 1.5 महीने बाद तुम मुझे हासिल करने के लिए तड़पने लगी हो। उसकी बात सुनकर अवंतिका का वजूद झटके खाने लगा और उसने आरव शर्मा को पूरी ताकत से धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर दूर हुआ और फिर अवंतिका का हाथ उसके गाल पर पड़ा था। वो इतनी गंदी बात कर भी कैसे सकता था? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अवंतिका, मत भूलो मैं तुम्हारा पति और तुम्हारा बॉस हूँ। उसने गुस्से से अवंतिका को अपने कब्जे में लेते हुए कहा तो वो थरथरा गई। उसकी आंखें बता रही थी कि वो अवंतिका के साथ कुछ भी बुरा करने का इरादा रखता है। मुझे छोड़िए प्लीज, उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा तो
वो उसे दूर न जाने देते हुए खुद से सटा लिया और वो डरकर उसे देखने लगी। उसके बालों की खुशबू वो नथुनों से खींचता मदहोश हो रहा था। इससे पहले कि वो होश खोकर उसके साथ कोई गलती करता, अवंतिका ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और उसकी ओर फूलदान उठाकर देखने लगी। अगर आपने मुझे छूने की गलती भी की तो याद रखिए मैं आपकी जान ले लूंगी, उसने रोते हुए कहा। उसकी हिचकियां बंधी हुई थी। इससे पहले आरो उसकी ओर बढ़ता, वो रोती हुई तेजी से कमरे में भागी और दरवाजा कर दिया। आरो सिर पर हाथ फेरते हुए उस बंद दरवाजे को देखने लगा। उसके लिए दरवाजा तोड़कर अवंतिका को बाहर निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो मुंह पर हाथ रखे गुस्से से खौल रहा था। वो उस पर हाथ कैसे उठा सकती थी? वो होठ भींचकर कमरे में जाकर लेट गया। उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। उसकी पत्नी उसके विवाह में होते हुए उसके दोस्त और अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए रो रही थी। उसने नफरत से सिर हिलाया। अब बहुत हो गया। वो तलाक देकर उसे यहाँ से निकाल देगा और रिया से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगा। उसने फैसला किया और उठ फ्रेश होने चला गया। उसने किचन में आकर देखा तो नाश्ते का सामान पड़ा था, जैसे कोई आया हो। कौन आया था उसकी गैर मौजूदगी में? आरव ने सोचते हुए माथे पर बल डाले और उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगा। उसका शक उसके दिमाग को खाए जा रहा था। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, उसने सिसकते हुए कहा तो वो दरवाजा पीटने लगा। कौन आया था आज घर में? उसने दरवाजा जोर से पीटते हुए पूछा। आपकी बहन आई थी, उसने कांपते लहजे में बताया और वो सिर पर हाथ फेरकर मुड़ गया। यानी वो तैयार भी उसी वजह से हुई थी। सबको दिखाना चाह रही थी कि वो यहाँ खुश है। उससे एक बात साफ थी कि वो ये घर किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से वो विनाश के बाद खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कब तक वो इस तरह जिंदगी गुजार सकती थी? बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो उसने अभी वाक्य पूरा नहीं किया था कि अंदर से आवाज आई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही मुझे आपसे तलाक चाहिए। प्लीज यहाँ से जाएं, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा तो आरव के माथे पर बल पड़ गए। ये मत भूलो अवंतिका कि तुम यहाँ मेरी वजह से हो। अगर निकाल बाहर किया तो सोच लो तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और याद रखना, आगे मुझ पर हाथ तो क्या, उंगली भी उठाई तो भूल जाऊंगा कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। तुम हद से गुजर रही हो। उसने गुस्से से दरवाजे पर खड़े खड़े उसे खूब सुनाया, जिस पर अवंतिका के माथे पर भी बल पड़ गए। वो बेड की ओर जा रही थी, उठकर वापस दरवाजे के पास आई। अगर आपने आगे मुझे छूने और गंदी बात करने की कोशिश की तो दूसरा गाल भी नहीं बचेगा। उसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। आरव ने हैरानी से दरवाजे को देखा। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? एक थप्पड़ से पेट नहीं भरा था, दूसरा मारने वाली थी। तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे ऐसी बातें करूंगा। पहले तुमने याद नहीं तो याद दिलाऊं, उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा तो वो सिसकने लगी।